चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ तक करा दिया था। ये एचसी वर्मा के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। अब इसके बाद देखिए मैनोमीटर के बारे में थोड़ा-सा मैं बताता हूँ, आइडिया देता हूँ कि मैनोमीटर किस तरह से काम करता है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो मैनोमीटर का मेनली जो यूज़ करते हैं वो गैस वगैरह के प्रेशर को मेज़र करने के लिए करते हैं और इसमें एक बड़ा-सा कंटेनर होता है और उस कंटेनर में गैस भरी होती है और उसके साथ एक यू शेप की ट्यूब को जोड़ दिया जाता है, जिसमें सामान्यतः मरकरी वगैरह भरी होती है। ठीक है? It is a device which is used to measure pressure of a gas। और किस तरह का होता है कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस भरी है। ठीक है? ये कंटेनर है और कंटेनर में गैस भरी है और इसके साथ में एक यू शेप की ट्यूब को कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से एक ट्यूब ये जोड़ दी है और यहाँ तक मान लीजिए गैस भरी है और इसके आगे फिर इसमें मरकरी भर दी है। ठीक है? ये इसमें एक मरकरी भर दी है और मरकरी की ये जो आर्म में जो लेंथ है दोनों में, इस आर्म लेंथ के जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करके हम गैस का प्रेशर बता सकते हैं। तो यूजुअली मैंने कहा मरकरी ही हम प्रेफर करते हैं, तो मान लो ये मरकरी मैंने इसमें भर दी। ये गैस है, गैस का जो प्रेशर है दैट इज पी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। और मान लो यहाँ पर ये जो लेंथ है, लेट मी से L1, और ये जो लेंथ है ये L2 है। तो दोनों साइड में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सपोज L आया और उस L को अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो आ जाएगा L2 माइनस L1। ठीक है? अब यहाँ से हम इसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। कैसे आएगा? तो अभी मैंने पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। तो अब इसमें यहाँ प्रेशर है आपका P1 और यहाँ प्रेशर है P2। तो सबसे पहले तो P1 और P2 बराबर होंगे। अब P1 को अगर हम लिखें तो मैं ये कह सकता हूँ गैस का प्रेशर इस जगह P है, यहाँ भी P होगा, यहाँ भी P होगा और गैस का प्रेशर यहाँ भी P होगा, जहाँ मैंने P1 लिखा है। आपने कहा गैस में प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, या आएगा तो इतना कम आएगा हाइट के साथ कि वो नेग्लिजिबल होगा। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि गैस की डेंसिटी काफ़ी कम होती है और प्रेशर एच रो जी जैसे हम लिखते हैं, तो उसमें रो का फैक्टर भी आता है, पर गैस की डेंसिटी लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो वहाँ हाइट से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ध्यान रखना। हाइट से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ गैस का प्रेशर यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो P1 की वैल्यू तो मैंने P रख दी। और P2 को जब मैं लिखूंगा तो ये ओपन टू एयर है, और ओपन टू एयर है तो यहाँ का प्रेशर हवा का दैट इज P नॉट, हवा का प्रेशर P नॉट है। और फिर ये P नॉट, और जब इसमें नीचे उतरेंगे यहाँ से डाउन अगर हम जाते हैं तो प्लस एच रो जी, तो एच की जगह एल आ जाएगा जो लेंथ का डिफरेंस था, और मरकरी की डेंसिटी मान लेते हैं रो है इंटू जी। तो ये गैस गैस का प्रेशर आ गया पी गैस। ठीक है? पी नॉट प्लस एल रो जी। अब इसमें ये जो पी नॉट है दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल रो जी इज गेज प्रेशर,
और पी गैस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गेज प्रेशर, और ये एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं गैस के प्रेशर। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे आपको मरकरी की लेंथ दे रखी होगी दोनों आर्म में, या दोनों आर्म में डिफरेंस दिया होगा, तो वहां से फिर आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा। ठीक है, तो आप इसको पहले तो नोट कर लो, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन। अब मैनोमीटर इज यूज्ड टू measure, a manometer is used to measure the pressure, a manometer is used to measure the pressure of gas as shown in figure. As shown in figure, first liquid used in U-shaped, liquid used in U-shaped tube, U-shaped tube is mercury, and atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. Calculate the absolute and gauge pressure of the gas. ठीक है, और अब इसमें जो फिगर दिया है आपको, वो ये है। ये इसमें मरकरी भरी है, और ये यहाँ पे जो डिफरेंस है हाइट में, दैट डिफरेंस इज 20 सेंटीमीटर, और ये मरकरी ही भरी है। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हुआ, तो इसी पार्ट को पहले करते हैं, फिर सेकंड वाला पार्ट भी देखेंगे।
तो बताइए क्या आंसर इसका आएगा? मरकरी के टर्म्स में ही आप बता सकते हैं गैस का प्रेशर। काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं इसको। बताइए क्या आएगा? देखिए यहाँ बाहर हवा का प्रेशर होगा पी नॉट और गैस का प्रेशर पी गैस, इसे हम पी ही कह लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा? पी। अब यहाँ प्रेशर पी है, यहाँ भी प्रेशर पी होगा, तो ये प्रेशर पी को हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस एच रो जी, और वो 20 रो जी। 20 ये हाइट का डिफरेंस है, अभी मैंने आपको समझाया। तो ये आ जाएगा आपका 76 रो जी पी नॉट की वैल्यू, और इधर 20 रो जी। तो अगर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर बताओ, तो वो 20 सेंटीमीटर मरकरी, ये तो गॉज प्रेशर आ जाएगा, और एब्सोल्यूट प्रेशर ये गैस का ही प्रेशर आ गया, सो दैट इज व्हाट 96 रो जी। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जाए तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम कह सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर इज P इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। और जो गेज प्रेशर है दैट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे जो होता है, उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहते हैं। तो 96 हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, और गेज प्रेशर हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसी में एक सेकंड पार्ट में ऐड कर रहा हूँ, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। सपोज some gas is removed, some gas is removed, suppose some gas is removed from the container, suppose some gas is removed from the container, some gas is removed from the container, suppose some gas is removed from the container and manometer reading changes as shown in figure, manometer reading changes as shown in figure, और इसमें ये फिगर इस तरह से दिया है। और मान लीजिए मरकरी यहाँ तक ये भरी है और इसमें यहाँ तक भरी है, ठीक है। और ये हाइट में जो डिफरेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। आपके उल्टा हो गया, गैस को इसमें से हमने कुछ कम कर दिया, और गैस को कम करने से मरकरी का लेवल दोनों आर्म में इस तरह से चेंज हुआ, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो 18 है। तो अब जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो देन फाइंड
एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो अब इसमें यहाँ पी गैस और यहाँ का जो प्रेशर है दैट विल बी पी। पी गैस को पी मैं कह रहा हूँ, और यहाँ हवा का प्रेशर जो होगा वो पी नॉट होगा। और एक ही लेवल पर प्रेशर सेम होता है, इसलिए यहाँ इस पॉइंट पर भी प्रेशर पी नॉट होगा, पी नॉट। और यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और ये 18 दिया है। तो अब देखिए, अगर मैं पी को लिखूं, पी को अगर मैं लिखूं तो ऊपर से अगर नीचे आएंगे, या मैं कहूँ पी नॉट को अगर मैं लिखूं तो पी नॉट प्रेशर और पी को जब हम रिलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पी प्लस, सॉरी पी प्लस 18 रो जी। पी नॉट प्रेशर को हमने लिखा, गैस की तरफ से हम चले, यानी अगर आपको मैं फिगर में शो करूं तो पी से पी नॉट की तरफ गए हम, पी से पी नॉट की तरफ, यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो पी नॉट ज़्यादा होगा पी से, तो पी प्लस 18 रो जी। अब यहाँ अगर हम पी को लिखेंगे विच इज द प्रेशर ऑफ द गैस, तो ये आ जाएगा आपका पी नॉट माइनस 18 रो जी। पी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 18 रो जी। इसमें ये 76 रो जी माइनस 18 रो जी, तो ये 58 रो जी। ये गैस का प्रेशर आ गया। तो अब अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर गैस का क्या हुआ, तो वो पी है और उसे हम 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर पी 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और जो गेज प्रेशर है वो गेज प्रेशर यहाँ पे 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और मैंने शुरू में जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्स्ट्रा ऊपर या नीचे होता है। तो ये पिछले वाले केस में आपने देखा था, लास्ट केस में ऊपर अगर आप देखें तो वहाँ पे +20 था, यहाँ पे माइनस का 18 है। तो प्लस माइनस पी नॉट से प्लस माइनस जो भी प्रेशर होगा वो आपका गेज प्रेशर है। तो 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनोमीटर पे भी कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप उसको कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। अब अगला जो केस मैं आपको देने जा रहा हूँ, उस केस में हम एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के अंदर प्रेशर देखेंगे कितना होता है। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के अंदर प्रेशर इनसाइड एंड एक्सेलरेटिंग pressure inside an accelerating fluid। pressure inside an accelerating fluid, pressure inside an accelerating fluid। प्रेशर इनसाइड एन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो देखिए, जब हम एक्सेलरेट करेंगे, अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था एक दिन कि अगर ये कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है
और अगर हम इसको एक्सेलरेट कर दें, मान लो राइट में, तो आपको याद होगा लिक्विड का जो लेवल सेटल हो गया था वो ऐसे सेटल हो गया था, मैंने बताया था। बोलिए। यस मैंने इसको राइट में एक्सेलरेट किया तो लिक्विड इधर चला गया था, और आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो एंगल है ये भी हम निकाल सकते हैं, ये एंगल थीटा। तो याद होगा टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, और वो कितनी आई थी, A/G। एक दिन क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, आपको बताया भी था। तो अब इसमें आप देखेंगे कि फ्रंट वॉल और रियर वॉल दोनों पे लिक्विड की हाइट डिफरेंट है, और ये हाइट डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हाइट है, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो H है। ये H है और ये H2 है। ठीक है। मान लो इसका जो बॉटम है बेस, उसकी लेंथ L है, बेस की लेंथ L है। तो अब आपको पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ इस पॉइंट पर और यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। तो लेट इस पॉइंट का प्रेशर P1 है और इस पॉइंट का प्रेशर P2 है। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू A/G जो मैंने लिखी है, तो A अगर दिया है तो वहाँ से A/G को हम रिलेट कर सकते हैं H/L। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। तो हाइट को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं AL/G। ये बात कुछ समझ में आई क्या? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे लिक्विड इंक्लाइंड होगा बहुत पहले, 1983-85 के आसपास, मतलब सोचिए कितना पहले की बात कर रहा हूँ। आईआईटी में आया हुआ सवाल है ये, अब तो मेडिकल वगैरह में भी आ गया है। उसके बाद मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, इस तरह से इतना इजी क्वेश्चन था। और ये कैसे हुआ इंक्लाइंड, ये मैं ऑलरेडी आपको शायद समझा चुका हूँ पीछे। तो टेन थीटा की वैल्यू A/G, और फ्रंट और रियर बॉल पर लिक्विड की हाइट डिफरेंट हो जाएगी, और लिक्विड की हाइट अगर डिफरेंट होगी, ठीक है, तो वो हाइट का जो डिफरेंस आएगा दैट इज H। तो मैं उसको टेन थीटा को A/G इक्वल्स टू H/L लिख सकता हूँ। तो H की वैल्यू आ गई AL/G, यानी कि हाइट में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आप इस तरह से निकाल पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है? अब बात आती है P1 P2 की। तो ये लिक्विड यहाँ से तो गायब हो गया, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर हवा का प्रेशर P0 होगा, और इस पॉइंट पे भी हवा होगी, तो यहाँ का प्रेशर भी P0 होगा। तो अगर मुझे P1 निकालना हो, P1, तो मैं P1 को ऐसे लिखूंगा, P0 प्लस H1 रो जी। P1 आ जाएगा P0 प्लस H1 रो जी, और इसी तरह से P2 जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा P0 प्लस H2 रो जी। P1 आ जाएगा P0 प्लस H1 रो जी, और P2 आ जाएगा P0 प्लस H2 रो जी। यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। P1 है P0 प्लस H1 रो जी, और P2 है P0 प्लस H2 रो जी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? और आप इसमें हाइट को देख के ये बता सकते हैं कि P2 की जो वैल्यू है वो P1 से ज़्यादा ही होगी, हाइट ज़्यादा इसलिए। और फिर आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक ट्यूब कंसीडर कर लेता हूँ, लिक्विड की एक ट्यूब कंसीडर कर लेता हूँ ऐसे। तो इस ट्यूब में हम ये कह सकते हैं कि अगर कंटेनर चल रहा होगा तो ये जो पानी की एक ट्यूब मानिए ये भी चल रही होगी। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है ये P2 है, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज P1। तो P2 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, P2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और P1 बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगता है। मैं जब इस ट्यूब को कंसीडर करूंगा तो ट्यूब पर जो लग रहा होगा, तो फ्रंट वॉल तो इसको पीछे की तरफ, क्योंकि ये फ्रंट वॉल को आगे की तरफ धकेल रहा होगा, तो फ्रंट वॉल इसे पीछे की तरफ एक्शन का रिएक्शन देगी। इसी तरह से जो रियर वॉल है, पीछे वाली दीवार है, वो पीछे वाली दीवार इसे आगे की तरफ पुश करेगी, और ये पीछे दीवार को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो ये जो P2 माइनस P1 है, वो प्रेशर जो आएगा, वो प्रेशर डिफरेंस जो आएगा
दैट प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, और मान लेते हैं ये जो एरिया है, दिस एरिया इज A। तो P2 माइनस P1 A, ये फोर्स आ गया, और इस फोर्स को हम अगर लिखेंगे तो ये m के मास को A का एक्सेलरेशन देगा। तो P2 माइनस P1 इंटू A, और मास जो आ जाएगा, मास के लिए एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, ये मास आ गया इंटू A। अब इसमें A से A चला जाएगा, तो फर्दर एक्सेलरेशन तो हमें पता है, P2 माइनस P1 जो डिफरेंस है उसको अगर हम यहाँ से लिखें, यहाँ से आप देखिए, तो P2 माइनस P1 जब हम लिखेंगे तो P नोट कट जाएगा, और यहाँ से H2 माइनस H1, तो ये आ जाएगा आपका H2 माइनस H1 रो इंटू G, और इधर L रो A, रो से रो चला जाएगा, और H2 माइनस H1 H आ गया, और ये आपका G और L इंटू A। तो मैंने अभी आपसे कहा ही था H की वैल्यू AL बाई G, जो उधर ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ दूसरे तरीके से। ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। ये हमने एक ट्यूब यहाँ पे कंसीडर कर ली, ये लिक्विड की, और इस पे कोई एरिया हमने छोटा सा ले लिया, तो वो एरिया कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, और P2 माइनस P1 ये जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से P2 माइनस P1 निकालोगे, P नोट कट जाएगा, H2 माइनस H1 रो जी, वो हमने यहाँ रख दिया, रो से रो कट जाएगा, और इसके बाद H की वैल्यू आ जाएगी AL अपॉन G। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर मैं एक दो और एग्जाम्पल इसमें कराऊंगा अभी आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। ये इस तरह का क्वेश्चन जो मैं अब दे रहा हूँ, ये पूछा भी जा सकता है आपसे। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये एक पानी से भरा हुआ बीकर है, और वो नीचे फिसल रहा है, ये स्मूथ है। तो इसमें पूछा जाएगा कि पानी का जो लेवल होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, या कुछ और हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 2 3 सिचुएशन मैंने दिखाई, या इससे कोई और डिफरेंट भी हो सकता है। स्मूथ सरफेस है, पानी से भरा हुआ बीकर है, और ये डाउन द इंक्लाइन फिसल रहा है, तो इसका जो सरफेस होगा वो कैसे होगा, ये पूछ सकता है। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से इसका लिक्विड का सरफेस, हॉरिजॉन्टल से। तो इसमें ये सब तो मैं हटा देता हूँ। अब बीकर filled with liquid, a beaker filled with liquid, a beaker filled with liquid slips down on a smooth, a beaker filled with liquid slips down on a smooth inclined plane, slips down on a smooth inclined plane. Find the angle made by
liquid surface with horizontal with horizontal with horizontal। ठीक है, तो अब इसमें ये ऐसा कुछ लेवल हो गया, बट एग्जैक्टली क्या होगा इसे पता करने के लिए हमको इसमें फोर्सेस वगैरह शो करने पड़ेंगे। फोर्सेस वगैरह हमको शो करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, हम इतना तो जानते हैं कि किसी भी ब्लॉक को अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा, ए की वैल्यू जी साइन थीटा होगी। और अगर जी साइन थीटा होगी तो यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल में, थोड़ा फिगर को जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उस पे एक तो फोर्स mg लग रहा होगा, और mg के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। और इसी फ्रेम में अगर हम बैठ जाएं तो एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। अगर बी करके फ्रेम में देखें तो वो सूडो फोर्स आएगा आपका एम ए, यानी एम जी साइन थीटा। अच्छा, एम जी के ये जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा ही होगा, ये तो पुरानी बात है। और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन विल बी एम जी कॉस थीटा। तो क्योंकि एम जी के काम, एम जी के आपने कंपोनेंट कर लिए तो एम जी का काम खत्म हो गया। एम जी के दो कंपोनेंट हो गए, एक एम जी साइन थीटा और एक एम जी कॉस थीटा। और सूडो फोर्स पीछे की तरफ आएगा। हम इसी के फ्रेम से अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एम जी साइन थीटा और ये वाला एम जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब जो नेट फोर्स बचा, अब जो नेट फोर्स बचा, वो नेट फोर्स बचा केवल एम जी कॉस थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। और ऐसा ऐसा हर एक मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सरफेस के हर एक मॉलिक्यूल पर, या लिक्विड में कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उस पर जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा। और शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि लिक्विड का जो सरफेस है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि नेट फोर्स और लिक्विड का सरफेस कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर। तो अब क्योंकि एम जी कॉस थीटा ही नेट फोर्स है, एम जी कॉस थीटा ही नेट फोर्स है, और वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। आप मेरी बात को समझे हो, क्योंकि एम जी कॉस थीटा नेट फोर्स है और वो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है। इसलिए इसलिए जो सरफेस है लिक्विड का सरफेस, वो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन होगा, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन होगा लिक्विड का सरफेस, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। और इसलिए एंगल जो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से है वही लिक्विड के सरफेस का एंगल हो जाएगा। सो द आंसर इज सिंपली थीटा। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं था। आपको सिर्फ आपको सिर्फ अभी क्या देखना है, ये फोर्सेस वगैरह कैसे बैलेंस हुए। एम जी कॉस थीटा नेट फोर्स आ गया विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और इसी में फिर लिक्विड का सरफेस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा या एक दूसरा क्वेश्चन मिलेगा सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। और वो क्वेश्चन पूछा इस तरह से जाएगा कि एक ट्रॉली है और वो ट्रॉली में एक पेंडुलम लटका हुआ है। उस ट्रॉली में एक पेंडुलम लटका हुआ है और वो ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप कर रही है। तो जैसे ये ट्रॉली है, हो सकता है आपने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है जाहिर है वो जी साइन थीटा ही होगा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अगर इसमें पेंडुलम लटका दिया जाए छत से तो पेंडुलम का एंगल बताओ। तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा इस पे भी। पेंडुलम पे एम जी के दो कंपोनेंट, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा, और एक सूडो फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ एम जी साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स बचेगा वो बचेगा आपका एम जी कॉस थीटा। तो पेंडुलम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रहे पेंडुलम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये
इस तरह से पूछ लेगा। और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेम वही mg cos थीटा जैसे आया था। तो छत के साथ सीलिंग के साथ क्या एंगल बनाएगा, अगर ये पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सीलिंग के साथ तो एंगल 90 बनाएगा। और अगर ये कहे कि इंक्लाइन प्लेन के साथ क्या बनाएगा, तो भी 90 बनाएगा। और अगर कह दे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाला एंगल फिर आप निकाल सकते हैं। और ये एंगल आप यहीं से आप देख लें, इसी को आगे एक्सटेंड कर लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये थीटा है तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से मैं कह रहा हूँ पेंडुलम का, क्योंकि ये आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये एंगल 90 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल फिर आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए इसमें और एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये नोट कर लो, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, डिफरेंट सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये क्यूबिकल कंटेनर है, अच्छा सवाल है। और ये क्यूबिकल कंटेनर की जो डायमेंशन है वो आपको 10 बाई 10 दे रखी है। और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल कंटेनर है 10 बाई 10 बाई 10 यानी 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद फर्दर दो तीन सवाल मैं इसमें आपके सामने पुटअप करूंगा। तो पहला सवाल तो यही है, फर्स्ट, इफ कंटेनर इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट, if container is accelerated towards right by a equals to 2 meter per second square, find। पहला सवाल, एंगल थीटा ऑफ द सरफेस, लिक्विड सरफेस यानी कि ऑफ द लिक्विड सरफेस विद हॉरिजॉन्टल, एंगल थीटा ऑफ द लिक्विड सरफेस विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और दूसरा, डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट ऑफ द लिक्विड
difference in height of the liquid on front and rear wall. ठीक है, if container is accelerated towards right by a equals to 2 meter per second square, find. Angle theta of the liquid surface with horizontal. Difference in height of the liquid on front and rear wall. दो सवाल हैं, इसी में और क्वेश्चन पुटअप करूंगा अभी, पहले इसी को हम करेंगे। तो काफी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो आप बताइए क्या आएगा आंसर, पहले और दूसरे का, दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, तुरंत आप आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। थीटा 1/5 H 0.02। तो थीटा tan इनवर्स 1/5 और हाइट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हाँ, टेन थीटा की वैल्यू अभी मैंने बताई, a/g आप कर सकते हैं, और a की वैल्यू मैंने 2 का g 10 ले सकते हैं, तो 1/5, तो टेन थीटा 1/5 या थीटा tan इनवर्स 1/5। और अभी थोड़ी देर पहले h भी मैंने बताया था आपको, h की वैल्यू क्या थी, AL/g। आप अगर डायरेक्ट याद कर ले तो बहुत अच्छा है। तो a एक्सेलरेशन 2, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ध्यान रहे, और ये यहाँ पर g की वैल्यू 10, ऊपर भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड से तो चला ही जाएगा। तो ये हाइट का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 2 सेंटीमीटर, और हाइट का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फ्रंट वॉल पर जो हाइट होगी वो कितनी होगी, और रियर वॉल पे हाइट कितनी होगी? फ्रंट पे 4 एंड 6, फ्रंट पे 4 और रियर पे फ्रंट पे 4 और रियर पे 6, 4, क्योंकि आगे से 2 कम और पीछे से 2 बढ़ जाएगी, यानी कि हाइट ऐसे हो जाएगी। बोलो भाई। और मैंने आपसे पूछा था कि हाइट कितनी होगी, डिफरेंस कितना होगा, 4। तो अगर सोचो आप जो कह रहे हो कि आगे वाले में 4 हो गई सर, 2 सेंटीमीटर कम हो गई, और पीछे वाले में सर 8 हो गई क्योंकि 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो भैया यहाँ तो डिफरेंस 4 सेंटीमीटर का आ गया, जबकि आंसर हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा है। यही तो बोल रहे हो कि 2 6 और सेंटीमीटर 4 आएगी। हैं? तो 6 और 4, 6 और 4, अच्छा पीछे पानी चढ़ेगा ही नहीं, 6 तो खाली था। 5 और 7, पीछे 6 था तो 6 में चढ़ेगा नहीं पानी, थोड़ा तो चढ़ेगा यार। यस सर। 5 और 7 बोला किसी ने, सही जवाब है। ठीक है, 5 और 7। इसके लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, चिड़िया कॉन्सेप्ट याद हो तो, 2 पेड़ पर 5-5 चिड़िया बैठी हैं, याद आ रहा हो तो। एक चिड़िया अगर उड़ के चली जाए दूसरे पेड़ पर, तो अब दोनों में चिड़ियों का डिफरेंस कितना होगा? एक चिड़िया अगर उड़ के गई तो एक चिड़िया का डिफरेंस होगा कि 2 का होगा? 2 का। 2 का, क्योंकि अब एक पेड़ पर रह गई 4 चिड़िया और दूसरे पे हो गई 6, तो डिफरेंस, चिड़िया तो बर्ड उड़ के गई 1, लेकिन डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का, चिड़िया कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमें करना है, तो चिड़िया जो उड़ाएंगे वो कितने का उड़ाएंगे? एक चिड़िया उड़ाएंगे कि नहीं? बात आ रही है कुछ समझ में? यस सर। क्योंकि एक तरफ कम हो रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ भी तो रहा है कि नहीं? तो आपको यहाँ समझना होगा कि लिक्विड का जो लेवल गया होगा, इधर से 1 सेंटीमीटर डाउन गया होगा, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर अप हुआ होगा। इस तरह से टोटल जो डिफरेंस आ गया वो 2 सेंटीमीटर का आ गया। मेरी बात को समझ में आई हो आपको? यस सर। ठीक है, चिड़िया उड़, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, ये ऐसे ही नहीं बताया था, चिड़िया उड़ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम आती हैं। तो डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का हुआ, वो ऐसे हो पाएगा कि 1 सेंटीमीटर एक साइड से कम हुआ तो दूसरा साइड में उतना बढ़ गया। इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ जो लिक्विड था, समझना मेरी बात को, ये जो ट्रायंगल टाइप का जो शेप आप देख रहे हैं, ये लिक्विड इधर से शिफ्ट हो गया, कहाँ पे? यहाँ पे, ऐसे कह सकते हो आप। ये वाला जो लिक्विड था
ये वाला यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ऐसे कह सकते हैं। बात आई को समझ में? यस सर। चलिए, तो एक सवाल ये हो गया। अब इसी में 2-3 सवाल और मैं घुमाने वाला हूँ। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड the maximum acceleration of the container, up to which no water will spill out of the container। यानी कि अधिकतम कितने एक्सेलरेशन से आप चला सकते हैं इस कंटेनर को कि इसमें से कोई भी पानी न छलके, बाहर ना निकले, क्योंकि आप और जोर से चलाओगे और ज्यादा इंक्लाइन करेगा पानी, एक समय वो आ जाएगा कि पानी निकलने के कगार पे आ जाएगा। और ये भी आप जानते हैं कि पानी अगर छलका तो वो पीछे की दीवार से छलकेगा कि आगे की दीवार से? पीछे की से। तो अब आपको यही बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर अप टू विच नो वाटर विल स्पिल आउट ऑफ द कंटेनर। तो वो अधिकतम एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। करिए, मैंने आपको गाइड कर दिया। अब उम्मीद करता हूं आप खुद से कर पाएंगे और बहुत सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं इसको। मीटर कितना? 3 8 कितना? 8 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई, आप एक लॉजिक लगाओ कि पहले जब कंटेनर को एक्सेलरेट, मैं बिना सॉल्व करे इसको आंसर करूंगा और आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे आप भी करें। तो आप मुझे बताओ पहले तो, ये भैया माइक म्यूट कर लिया करो यार, तुम जब जवाब दिया करो अनम्यूट कर लिया करो, आपके घर की आवाज आती है। श्रुति, बंसल और सुमित माइक म्यूट कर लो, जब जवाब देना हुआ करे तो उस समय अनम्यूट कर लिया करो। सुमित माइक म्यूट कर लो। देखो अभी मैं क्या कह रहा हूं, पहले बिना सॉल्व करे से सॉल्व, मतलब बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट। लॉजिक आपको ये लगाना है कि पहले पानी का लेवल 6 सेंटीमीटर था और इसको छलकने की हालत में आने के लिए पीछे की दीवार पे 4 सेंटीमीटर उठाना होगा। आप मेरी बात को शायद समझे हो। इसे छलकाने के लिए पीछे की दीवार पर 4 सेंटीमीटर उठाना होगा। और अगर पीछे की दीवार पे 4 सेंटीमीटर उठाना है, आप ऊपर वाले फिगर को देखें तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर पीछे की दीवार पे उठाया था तो आगे की दीवार पे 1 सेंटीमीटर नीचे गया था। तो अगर पीछे की दीवार पर मुझको 4 सेंटीमीटर उठाना है, क्योंकि इसकी हाइट कंटेनर की 10 है और कंटेनर की हाइट अगर 10 है तो 4 सेंटीमीटर उठाने के लिए मुझे आगे से 4 सेंटीमीटर डाउन करना होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट वाली जो दीवार है उस पर लिक्विड की हाइट कितनी हो जाएगी, बता सकते हो क्या? सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। और पीछे वाली दीवार पे पूरी 10 सेंटीमीटर। तो जो अंतर आ गया हाइट में वो 8 सेंटीमीटर ही तो आया। बोलिए भाई। यस सर। और यस सर। tan थीटा इज a बाई जी इज इक्वल्स टू h बाई l। तो a आ गया आपका, a ही पूछ रहा है, h की वैल्यू 8 है, g की वैल्यू 10 है और l की वैल्यू 10 है। ये कट गया तो एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं
तो भी पानी नहीं छलकेगा, तो भी पानी नहीं छलकेगा। लेकिन हम तो छलकाएंगे, हम नहीं मानेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस कंटेनर को चलाएंगे और तेज। तो अगले सवाल में हम इस कंटेनर को चलाने जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जाहिर सी बात है इतने पे तो पानी छलक गया होगा। तो कितना पानी छलका होगा, बाहर निकला होगा, ये बताना है। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन हाउ मच वाटर, और आपको पानी सेंटीमीटर क्यूब में या सीसी में बताना है। हाउ मच वाटर, ठीक है, स्पिल आउट ऑफ कंटेनर। इन सीसी को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं। हाउ मच वाटर इन सीसी, will spill out of the container. In previous question, if A equals to 10 meter per second square, then how much water in cc will spill out of the container? ठीक है, तो ये बात तो पक्का हो गई कि पानी छलकना है, क्योंकि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक नहीं चलेगी, लेकिन 10 मीटर से चला दोगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो पक्का छलकेगा। तो कितना पानी इसमें से बाहर निकला होगा, तो पहले तो वो स्थिति देखनी होगी कि क्या सिचुएशन बनी होगी। तो पीछे की दीवार पर जो हाइट है पानी की वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, बोलो। सर 12 हो जानी चाहिए। 12 हो जाएगी, सर 10 10 ही रहेगी। कंटेनर के सर वो बाहर तो क्या, 10 ही रहेगी। वो तो 10 ही रहेगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब 12 अगर आप कह रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से तो गलत कह रहे हो यार, ठीक है। 12 अगर आप कह रहे हो तो गलत कह रहे हो फिर। तो पीछे की दीवार पर 10 ही रहेगा, हाँ आगे की दीवार पर कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि जो हाइट का जो डिफरेंस है टेन थीटा, वो कभी नहीं बदलने वाला। जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। हाँ, कंटेनर की दीवार 10 से ज्यादा ऊंची है नहीं, तो 10 से ऊपर नहीं जा सकता, तो पीछे नहीं जा सकता, लेकिन आगे डाउन तो जा सकता है। और अब अगर आगे डाउन जाता है तो आप यहाँ समझें टेन थीटा दैट इज a बाई जी इक्वल्स टू h बाई एल। तो अब h हाइट का जो डिफरेंस है दैट इज a l बाई जी। तो a एक्सेलरेशन 10 है, l भी 10 सेंटीमीटर है और g भी 10 है, ये कट गया, तो हाइट 10 सेंटीमीटर आ गई। ध्यान रहे कि ये हाइट 10 सेंटीमीटर जो आई है ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो अब हम पक्का जानते हैं कि पीछे की दीवार पर पानी 10 से ऊपर जा नहीं सकता, और डिफरेंस हमें 10 करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, डिफरेंस हमको 10 करना है, पीछे की दीवार पे 10 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि हवा में अगर ऊपर गया तो वही तो बाहर निकला होगा। तो फिर आगे की जो दीवार है उस पे लिक्विड की हाइट क्या रहेगी, डिफरेंस 10 चाहिए हमको, 0 जीरो, जीरो जीरो। यानी कि ये बिल्कुल कॉर्नर में टच कर गया होगा, कॉर्नर में टच कर गया होगा, ये सिचुएशन बनेगी। यानी कि आगे वाला कॉर्नर, आगे की दीवार का जो बॉटम कॉर्नर है वो विजिबल हो गया होगा, विजिबल हो गया होगा। और अब ये सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन बनी, और इसका बेस तो 10 सेंटीमीटर है ही। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम शुरुआत में जो हमने कंटेनर में रखा होगा, इनिशियल वॉल्यूम लेट मी से वी आई, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर देखो तो बेस था भैया 10 बाई 10 का, और 6 सेंटीमीटर हाइट थी। बेस था 10 बाई 10 का, 6 सेंटीमीटर हाइट थी, तो वॉल्यूम 600 सीसी आ गया। ये वॉल्यूम 10 इंटू 10 100 और हाइट से 600 सीसी। और इस केस में कितना आएगा फाइनल वॉल्यूम, इसका अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना पानी छलका होगा वो निकल आएगा। तो अभी आप सामने जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो एक ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा होगा, और ये ट्राइंगल तो एरिया है। अभी इसके अंदर जो डेप्थ होगी, अंदर डेप्थ भी तो होगी, अंदर की तरफ स्क्रीन के परपेंडिकुलर, वो 10 सेंटीमीटर होगी।
तो ये इस तरह का बन जाएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो सामने ये जो मैंने शेड किया ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे इस डेप्थ से 10 सेंटीमीटर से, तो दैट विल बी ट्राइंगल का एरिया 10 इंटू 10 और इंटू हाफ। ये तो एरिया आ गया ट्राइंगल का, और अंदर जो 10 सेंटीमीटर डेप्थ थी ये 500 सीसी आ गया। पहले 600 सीसी पानी था, अब 500 सीसी है। तो जो पानी बाहर निकल गया, वाटर स्पिल्ड आउट, जो बाहर निकला वो 100 सीसी हो गया। इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो ये आपका 100 सीसी, या ग्राम में अगर बताना हो, पानी है इसलिए 100 ग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। हालांकि मैंने सीसी में ही पूछा है, बट ग्राम में भी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सीसी में निकाल लो, फिर ग्राम में 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। किसी को कोई डाउट आ रहा हो पूछ सकते हो। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और कराने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पहले मैं बताऊंगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में, पर पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसमें 2 सवाल हैं आपसे जो मैं क्वेश्चन अब देने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आईआईटी लेवल का, और इसी मैं 2-3 सवाल आपको पूछने जा रहा हूँ इसमें। जो क्वेश्चन है अगला वाला, तब तक आप नोट करिए ये वाला, उसमें 2-3 सवाल हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है। अच्छा, इसी सवाल में ये सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसकी मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ प्रेशर क्या होगा और यहाँ प्रेशर क्या होगा, इफ आई आस्क यू P1, इफ आई आस्क यू P2, ये भी एक सवाल हो सकता था। जैसे क्वेश्चन में ये न पूछ के कितना पानी बाहर निकला है, ये पूछ लेगा कि अगर इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो फ्रंट वॉल के बॉटम कॉर्नर पे प्रेशर कितना होगा और रियर वॉल के बॉटम कॉर्नर पे प्रेशर कितना होगा। या आईआईटी एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक सवाल तो यही पूछ लेगा कि कितना पानी छलक गया, और दूसरा पूछ लेगा कि फ्रंट वॉल और रियर वॉल पे प्रेशर बताओ। कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो P1 को तो मैं P0 कह सकता हूँ क्या यहाँ पे, क्योंकि ये कोना बिल्कुल ओपन टू एयर है, तो एयर का प्रेशर हम जानते हैं P0। और अगर मैं P2 लिखूंगा तो यहाँ पे हवा का जो प्रेशर है वो भैया P0 है, और इसमें जब नीचे उतरोगे नीचे की तरफ तो प्रेशर P2 बढ़ेगा कि कम होगा, बोलो। बढ़ेगा। तो ये 10 रो जी, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर है, तो चाहो तो मीटर में बदल दो, 10/100 रो जी। तो ये रो पानी की डेंसिटी आप रख दो, और मरकरी का प्रेशर मरकरी के टर्म्स में, लेकिन उसको पास्कल वगैरह में अगर आपको लिखना हो तो पास्कल में 1.013 10⁵, और ये 1/10, और जी की वैल्यू 10, वो भी चला जाएगा, और पानी की डेंसिटी 1000, पानी की डेंसिटी 1000, जी से 10 कट जाएगा तो प्लस 1000, ये आपका P2 आ जाएगा। और P1 तो आपका P0 है ही, 1.013 10⁵। ठीक है, ये भी एक सवाल हो सकता था। मैं आ रहा हूँ अगले सवाल पर, ये आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट सर अगर हम इसमें एक्सीलरेशन 10 से आगे कर दें तो क्या होगा? तो और ज्यादा पानी निकल जाएगा, फिर सिचुएशन ये बनेगी। 10 से भी ज्यादा अगर तुम कर दोगे तो ये बन जाएगा। भाई आप सिंपल सा लॉजिक ये लगाओ, यहाँ देखो ऊपर स्क्रीन पर tan थीटा a के प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ इस सिचुएशन में जो थीटा आया है वो 45 डिग्री आया था, क्योंकि ये भी साइड 10 है और ये भी साइड 10 है। अगर एक्सेलरेशन तुम ज्यादा करोगे तो ये एंगल थीटा और ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? आपको मेरी बात शायद समझ में आ रही हो। जी सर। ठीक है, तो ये एंगल और बढ़ जाएगा, और फिर से वही a/g लगा के, और इसको फिर तुम रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे अब लेंथ L नहीं रहेगी 10 सेंटीमीटर, वो कम हो जाएगी, हाइट तो यही रहेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो? ये भी सवाल हो सकता है। या आपको निकालना हो जैसे इसमें कि मान लो एक्सेलरेशन अगर हम 12 कर दें तो क्या होगा। चलो यही करके देखते हैं, tan थीटा की वैल्यू 12 अगर
बाई ये आ जाएगा, और यहाँ हाइट भैया 10 सेंटीमीटर रहने वाली है, तो अब ये जो बेस है इसकी लेंथ x हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई हो? हाइट 10 रहेगी और x आ जाएगा। कुछ आ रहा है मेरी बात समझ में? ये एंगल 45 था, लेकिन ये वाला एंगल जो 45 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जी सर। पानी यहाँ बचेगा, ठीक है, वही फॉर्मूला चलेगा। तो मान लो आपने कहा एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, मैंने 12 मान लिया, 12 डिवाइडेड बाई 10, और ये h बाई एल, एल की जगह अब x रखेंगे, तो यहाँ से x निकाल पाओगे? 100 बाई 12 आ गया, 100 बाई 12 यानी 25 बाई 3, यानी 8.8324, 8.33। और ये समझ में आया? पहले बेस की जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक 10 थी, लेकिन अब जो पानी यहाँ तक बचा है वो 8.33 में बचा है। तो और ज्यादा पानी छलक गया होगा कि नहीं? यस सर। और अगर ये पूछा जाए कितना पानी छलका होगा, तो वो सेम यही वाली अप्रोच, ये जो ऊपर ये डायग्राम बनाया है इसी तरह का डायग्राम तो बना, ये ट्राइंगल और डेप्थ इसकी 10 ही रहेगी। तो अगर इस केस में हमें निकालना होता कि फाइनल वॉल्यूम क्या बचा, तो हाफ ट्राइंगल है 10 इंटू 25/3 और डेप्थ है 10 भैया, तो ये 5 टाइम्स 125, 1250 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये करीब करीब 416 417 के लगभग आ गया। कुछ आया समझ में? पहले कितना पानी बचा था? 500 सीसी बचा था, और अब कितना बचा? 417 सीसी के लगभग, यानी और ज्यादा पानी छलक गया। भाई पहले 600 सीसी था, अब 417 के करीब बचा, तो कितना पानी छलक गया इसमें? तो मैं कह सकता हूँ 183 सीसी के करीब छलक गया। पहले 100 सीसी छलका था, लेकिन अगर आपने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन अगर आपने बढ़ा दिया तो 100 सीसी से ज्यादा छलक जाएगा, और वो हमने निकाला एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर रखते हैं तो 417 सीसी के लगभग पानी बचा, यानी कि करीब करीब 183 सीसी उसमें से बाहर निकल गया। आगे बात समझ में? जी सर, हो Yes, गया sir. clear। ठीक है, चलो अब अगला एक सवाल दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, और पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कॉन्सेप्ट में मैं 2 बातें आपको बताऊंगा, ठीक है, और उनमें से एक चीज जेई मेन में पूछी गई है, वो क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, आप कर लोगे खुद से ही, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, या अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लेना। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आपने कभी बचपन में ऐसा किया हो, जैसे बाल्टी में पानी भरा होता है, और बाल्टी में जो पानी भरा होता है अगर हम उसको घुमा देते हैं, हाथ डाल के गोल गोल घुमा देते हैं, तो आपने देखा होगा बीच में गड्ढा सा हो जाता है, और साइड में पानी रेज हो जाता है। कभी किया हो बचपन में? बाल्टी में पानी भरा हो और आपने उसको गोल गोल घुमा दिया हाथ डाल के, तो पानी उसमें घूमने लगता है, और पानी जब उसमें घूमता है तो बीच में गड्ढा हो जाता है। कभी किया है, या आपके लिए बिल्कुल एकदम नई सिचुएशन है, एकदम ऐसा लग रहा है कि हमने कभी किया नहीं, ऐसा क्या होगा? कभी किया हो? पानी को घुमाते हैं गोल गोल बाल्टी में या किसी कंटेनर में, गोल गोल घुमा दें, और अभी तक कभी लाइफ में देखा नहीं, किया नहीं, तो आज करके देख सकते हो, घर में ही हो गया। बाल्टी में पानी भरो, हाथ डाल के गोल गोल घुमा देते हैं, तो बीच में गड्ढा हो जाता है और साइड में पानी रेस कर जाता है। कभी किया है ऐसा? यस सर। Yes, sir. तो अब इसमें सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये है कि ये जो रेड कलर में, अब मैं इसको इंडिगो कलर में कर रहा हूँ, ये जो इसका सरफेस है, ये सरफेस की इक्वेशन पूछता है कि कैसी होगी इक्वेशन, और इसके लिए जेई मेन में क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूँ, कैसे आएगा वो मैं निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट ये पूछा जाए, मेडिकल वाले बच्चों से ही पूछा जाए, तो इसकी जो शेप होती है वो पैराबोला होती है। अगर 2D में बोलोगे तो पैराबोला, और 3D में देखोगे तो पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड, लेकिन 2D में देखोगे तो पैराबोला। और अब इसकी इक्वेशन पूछ लेगा, आईआईटी के लेवल का सवाल हो गया। इसे अगर हम एक्स एक्सेस अगर मान लें, और इसे हम वाई एक्सेस मान लें, और यहाँ अगर हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो फिर इसका जो सरफेस बना ये पैराबोला है, होता है। वो अभी इक्वेशन आएगी तो आपको पता लग जाएगा। पैराबोला की पहचान मैंने क्या बताई थी? एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे वेरिएबल की पावर 2, तो हर हाल में पैराबोला होता है। तो इक्वेशन अभी हमारे सामने जब आएगी तो हम वहां से कह पाएंगे पैराबोला है। मैंने पहले आंसर आपको बताया। अब दूसरी बात, ये पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी?
और तीसरी बात है कि प्रेशर पूछ लेगा किसी पॉइंट पर। 3 सवाल मैंने पूछे, जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया था उसमें पैराबोला की इक्वेशन शायद पूछी थी, या वहां पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी और वो वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसके जो सेंटर है और ये जो सरकमफ्रेंस यहाँ पे जो पेरीफेरी जो कंटेनर को टच कर रही है उसकी हाइट में कितना डिफरेंस आएगा। तो मान लो कंटेनर की रेडियस भी आपको दे रखी है एंड कंटेनर की रेडियस स्मॉल आर है, तो ये जो हाइट है ये हाइट एच भी आपसे पूछी जा सकती है कि इनमें पानी के सेंटर में और सरकमफ्रेंस पे जो हाइट का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। तो कई सवाल बन जाएंगे और ये सारे सवालों के जवाब, इन सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हो अगर वो इक्वेशन पैराबोला की आपको मिल जाए तो, ठीक है। तो वही सबसे मेन पार्ट है, इसके साथ ही आज की क्लास को खत्म करेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले, और काफी आसान है, टफ नहीं है, मेडिकल वाले बच्चे भी कर सकते हैं, हालांकि कई सारे क्वेश्चन मैंने इसमें दिए। तो सबसे पहला सवाल जो आप कम से कम याद रख सकते हो वो है कि पैराबोला होता है, कैसे होगा पैराबोला वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो हाइट भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको ये यहाँ पे देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें पूरे में ये लिक्विड भरा होगा, इसमें पूरे में लिक्विड भरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर ये लिक्विड भरा हुआ है तो इसमें, इस लिक्विड में इस पॉइंट पे प्रेशर पूछ लेगा आपसे। यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर पूछ लेगा। लेट दिस पॉइंट इज पी। तो आप देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट जो क्यू है, इस क्यू पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो इट इज ओपन टू एयर, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट होगा। और ये पॉइंट ओ जो है ओरिजिन, यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट होगा, क्योंकि दोनों जगह ओपन टू एयर हैं। क्यू पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट और यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट। लेकिन जो पी पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इस पी पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा। तो पी प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको पी ना लिख के कुछ और लिख देता हूँ। लेट पॉइंट एस मैंने मार्क कर दिया, ये एस है और वो क्यू है। एस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा ये भी पूछ लेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सरफेस पे मैं एक पार्टिकल कंसीडर करूंगा, इस सरफेस पे। और इस पार्टिकल को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस पे लगने वाले फोर्स जो होंगे, तो एक तो वेट आ जाएगा mg, और ये पार्टिकल यहाँ घूम रहा है ऐसे करके। लेट ये रेडियस x है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, ओमेगा से इसे घुमाया जा रहा है। तो ये जो सूडो फोर्स आएगा, ये सूडो फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट इधर आएगा, आप एग्री करते हैं। और रिजल्टेंट जब ऐसे आएगा तो लिक्विड का जो सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, मैंने पहले भी बताया, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि नेट फोर्स और लिक्विड का सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये एक रेड वाली लाइन खींची है, शायद आपने ऑब्जर्व किया हो, ये रेड वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है। और टेंजेंट अगर यहाँ से एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर थीटा बना दी, मैं इस फिगर को और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये एंगल टेंजेंट थीटा अगर बना रही है, तो इस थीटा से मैं ये कह सकता हूँ, स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, मेरा पेन कहाँ चल रहा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो। देखो यार एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ये ट्राइंगल बन गया, तो परपेंडिकुलर यानी m ओमेगा स्क्वायर एक्स, m ओमेगा स्क्वायर एक्स और अपॉन बेस mg, तो m से m चला जाएगा, टेन थीटा आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। और आप जानते हैं टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, स्लोप है, स्लोप की वैल्यू किसी कर्व के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, टेन थीटा आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, dy को इधर ही रहने देते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई जी, और इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 x में है, तो y में भी 0, और इधर x और इधर y।
तो ये आ गया आपका y और इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी होगी, y की पावर 1 और x की पावर 2 से पैराबोला, जो मैंने आपसे कहा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ओरिजिन सेंटर में माना है, ये दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको बताया जाएगा। तो एक तो ये आ गया जो सबसे पहली चीज थी जो जानने की थी। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अगर आप h निकालना चाहते हैं, h, तो h के लिए कुछ नहीं करना। अगर मैं आपसे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आप देखोगे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट x में तो r होंगे और y में h होंगे। तो इस इक्वेशन में कोऑर्डिनेट कह रहा हूँ ये कर्व पे, तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें r रख दूं तो h निकल आएगा। तो इसमें y की जगह h और ये ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g, ये हाइट आ गई। किसी को भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो बोल देना। ठीक है, ये h आ गया। फिर मैंने क्या पूछा था, मैंने कहा पैराबोला होगा, हो गया। इक्वेशन पूछी थी, हो गया। इसके बाद हाइट का डिफरेंस पूछा था, वो भी हो गया। अब आता है एस पॉइंट। एस पॉइंट पर प्रेशर, एस पॉइंट पे प्रेशर अगर हम निकालें तो आप बता सकते हो मेरे ख्याल से। अब प्रेशर एस पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूं, ये प्रेशर एस पे जो होगा दैट इज पी नॉट प्लस एच रो जी। बोलिए, ऊपर से क्यू पॉइंट से एस की तरफ अगर हम आएंगे तो प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी, और इसमें आपको ये मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रो अपॉन 2। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, और किसी का कोई अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। अच्छा सवाल है, और इसी क्वेश्चन जेई मेन में आया है, ज़्यादा पुराना नहीं। मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन, आप ट्राई कर लेना, बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, उसमें शायद मेरे ख्याल से हाइट वगैरह पूछी थी, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, एक्स दे रखा था और ओमेगा वगैरह दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा ही क्वेश्चन था। तो मैं अभी शेयर करूंगा आपसे व्हाट्सएप में, आप कर लेना उसको। ठीक है, नोट कर लो, रुकते हैं। ठीक है, चलिए फिर।